बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तोशाखाना केस के ट्रायल से मुतालिक जो रिमार्क्स हैं उस पर बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई मुहिम लॉन्च कर दी गई है। शदीद किस्म का सख्त रिएक्शन आया है, मगर इसके साथ साथ इलेक्शन का मामला पाकिस्तान में बड़ा गर्म है इस वक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब का जो खत है उसने एक और नया तनाज़ा जो है वो भी खड़ा कर दिया। इलेक्शन का एक्ट है 2017 जिसमें हालिया तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार है अब वो समझ से बालातर होता जा रहा है कि क्या वो सदर ममलिकत के पास है या फिर वो इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ कर दिया गया। ये भी आइन की एक बहस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आम आवाम की जब हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें बहुत बड़ा इजाफा किया गया था, उसके बाद एक और झटका दिया गया ये कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहां पर अवाम का बिल भी भरने से इनकार है। क्या हालात सिविल नाफरमानी और इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखना और जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमिर साहब, हर चीज़ हमारी लिंक्ड है पाकिस्तान की मईशत से, हर चीज़ लिंक्ड है। मईशत हमारी लिंक्ड है हमारी पॉलिटिक्स से, हमारी सियासत से। सियासत में आज से शुरू कर लेते हैं। तोशा खाना का जो मामला था आज बड़े सख्त किस्म के, और ये कहा गया कि जी बादियुन नज़र में जो फैसला आया खान साहब के खिलाफ उसमें बड़ी खामियां इस फैसले में। तो उसके बाद नून लीग की तरफ से बाकायदा एक रिएक्शन आया। आपको लगता है कि बाकायदा एक मुहिम लॉन्च होने जा रही है कि कुछ प्रेशर बिल्ड किया जा सके आने के लिए, मियाँ साहब के लिए कोई हालात साजगार किए जा सकें? नहीं, उसके अंदर गेम तो बड़ी क्लियर है। ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है अदालत पे जिस किस्म के आजकल के दौर में हमले किए जाते हैं, और दोनों तरफ से हो रहे हैं वैसे कि फेवरेट्स बन गए हैं ना। पीटीआई को इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब पे एतराज़ है जी जी, और पीडीएम को जो है वो चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब से है। पूरी पीडीएम को ये देखना ये होगा कि जब ये चले जाएंगे तो जस्टिस फायज ईसा साहब जो ये तासुर दिया जा रहा है कि वो डिफरेंट होंगे, मेरा ख्याल जहाँ पे आइन और कानून वगैरह के मसाइल होंगे तो वो ज़्यादा, मैं उनकी जो देखता रहा हूँ उनकी जो पुराने पास्ट के केसेस जो हैं वो ज़्यादा सख्त गिर पाए जाते हैं। अच्छा। तो वो शायद, मगर बहरहाल ये आज की इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं कि वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, और ये केसेस का भी करना। इमरान खान का क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उनको आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेसिकली अपनी अर्जी दी थी कि जनाब ये हमारा केस जो है जो उनको कैद हुई है ये मुनासिब नहीं है। तो अदालत ने उनको वैसे तो रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, वहाँ से फैसला आ जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे। और उनको हाँ ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थोड़ा सा पाबंद किया है कि कल तक जो है ना वो अपना फ़ैसला दे दें। तो उसके बाद ये उन्होंने एक जुमला जो कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस का मामला है, अदालत का मामला है, तो इसलिए कोटेशन जो है ना कोर्ट एंड कोर्ट होनी चाहिए कि बादियुन नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। ये उन्होंने एक जुमला कहा। अब ये पाकिस्तान में एक हमारे यहाँ बड़ी रवायत बन गई हुई है कि हम जो है केस को छोड़ के जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस पे ही चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने गुड लक कह दिया था, तो वो गुड टू सी यू, थैंक यू, तो गुड टू सी यू के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी बन गई। और अदालत को भी, जज साहिबान को भी इस पे केयरफुल रहना चाहिए, जबकि पता होता है कि इस तरह का ओपिनियन क्या बाहर ओपिनियन लिया जाएगा। जाहिर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का नून लीग का वो एतराज़ आया है, रिएक्शन आया है। उस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया तो कल हाई कोर्ट के इंतज़ार की भी क्या ज़रूरत है। पार्शली उनका एतराज़ ठीक है कि जब अपना माइंड शो कर दिया, जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है खराबियाँ नज़र आती हैं, तो एक खामियाँ गलतियाँ हैं, तो एक किस्म का आप लोअर कोर्ट्स के ऊपर एक थोड़ा सा
आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक थोड़ा सा जो है ना झुकाव दिखा दिया कि हमारे इस केस के मुतालिक जो है ना इस तरह के ख्याल आते हैं। हालांकि पीटीआई के लॉयर्स एक उसका तनाजुर पेश कर रहे हैं कि वो इस तनाजुर में नहीं कही गई थी बात, वो एक लंबी उन्होंने पूरी स्टोरी मैं सुन रहा था उनको कि उन्होंने कहा जी वो ये चीज़ें जो गलतियाँ हुई थी हमने वो पेश की, तो जो कि प्रोसीजरल गलतियाँ थी कि जैसा कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला इनको सज़ा दी गई थी उसमें इनके गवाह नहीं लिए गए थे, फिर के दफ़ा नहीं दिया गया, फिर बहुत जल्दी उजलत में दिया गया कि उनका 12 बजे तक इंतज़ार नहीं किया। जो वकील साहब थे वो दूसरी अदालत में मसरूफ़ थे और उन्होंने सदा की कि मैं पहुंच रहा हूँ ऑन माई वे, उसका ख्याल नहीं किया। जब 12 बजे उनका जी मैंने रिज़र्व भी कर दी, बड़ी जल्दी के अंदर उजलत के अंदर किया। तो इस प्रोसीजरल के ऊपर जो है ना उन्होंने ये जुमला कहा और बहरहाल उसको रिएक्शन बड़ा ज़्यादा उसका आया। फिर मरियम बीबी ने एक और ट्वीट की कि सीजेपी प्लीडिंग फॉर आईके डजंट मेक आईके लुक गुड, इट मेक्स सीजेपी लुक बैड वेरी ब्रेजनली, ये भी था। और बल्कि यहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब का बड़ा सख्त ट्वीट है। क्या ट्वीट है उनका जी? जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि उन्होंने सीजे को मुखातिब किया, वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं जनाब चाहते तो आज ही अटक जेल से बंदा मर्सिडीज पे ले आते, अपने लाडले को जजेस गेट से बुलाते और गुड टू सी यू कहते। जी ये भी एक क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो बताया गया था कि जनाब पीटीआई चेयरमैन साहब को उस गेट से लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की उसमें एक्सप्लेनेशन आ गई थी कि ये फैक्चुअली ये गलत है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका लीगल डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी डिबेट में हम शामिल कर लेते हैं। इस वक्त सीनियर सियासतदान है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपको हम सियासतदान के तौर पे तो आपकी इज्जत करते ही हैं, पर क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं तो इसलिए हम आपसे जो है ना दो हादसा हो जाता है कि हम आपसे लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। तो ये एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का तो केस चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक और जो कंट्रोवर्सी अभी तो मैं अभी केसेस की दे रहा है, इतने ज़्यादा केसेस की लिस्ट हो गई है कि वो बनाना इंपॉर्टेंट केसेस की कि वो उसको फॉलो करना मुश्किल हो गया है कि कौन कौन सा कितना केस है और सभी जो हैं वो आइन से रिलेटेड हैं और सभी अहम हैं और सभी के दूरस्थ नताइज हैं। मगर ये सदर साहब का जो आज ख़त आया है मैं उस पर आपकी व्यू चाहूँगा कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को बुलाया है मुलाकात के लिए कि वो उनके पास आ जाएं ताकि 90 उन्होंने आर्टिकल 48 का हवाला दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से हमने देखा कि माजी में जब केपी और उसका हुआ था तो 90 दिन के अंदर नहीं हुए, हालांकि फैसला आ चुका है। पर यहाँ पे ये आर्गूमेंट काउंटर जो दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पीडीएम की तरफ से एक जो तासुर सा दिया जा रहा है कि जनाब उनको तो कानून मिल गया है कि में तरमीम आ गई है तो ये इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन का है। और ये भी सवाल भी है कि कल वो क्या मिलने जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, आप क्या कहेंगे? जी आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इरिस्पेक्टिव के उस ऑफिस में कौन साहब या किस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साहब इस वक्त मौजूद है। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को उनसे जरूर मिलने जाना चाहिए। और आइन का जो आर्टिकल 48 है वो बड़ा कैटेगोरिकली ये प्रेसिडेंट के ऊपर जिम्मेदारी आयद करता है कि असेंबली की डिसोल्यूशन के सूरत में वो नए इंतखाबात की तारीख देंगे। जो सब्सिक्वेंट जो कानून साजी है वो आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती आइन। और कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस की प्रोसीडिंग के दौरान वहां पर भी जो जज साहिबान थे उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत तो सदर को तारीख देने का इख्तियार है, तो क्या उन्होंने ये इख्तियार अपना एक्सरसाइज किया या नहीं किया। तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट हुई है और इस पे फिर रजा रब्बानी साहब सीनियर वकील भी हैं, सेनेटर भी हैं, उनकी भी एक राय मौजूद है, उनका भी एक खत मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शनों की तारीख देना है वो इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको देनी चाहिए।
लेकिन मामलात इतने पेचीदा हो चुके हैं आमिर भाई कि वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उनकी पेचीदगी दूर करने के लिए हमें पहले सियासत को फिक्स करना पड़ेगा। हमारी सियासत और माशरा इतना पोलराइज हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इतनी दूर जा चुकी है कि वो एक साथ बैठकर भी मामलात का हल नहीं निकाल पा रही। और ये सियासी बेयकीनी और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये ट्रैवल करता करता हमारी मईशत को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। फिर साथ ही साथ ये ट्रैवल करता करता जुडिशरी में पहुंच गया है, जजेस के अंदर वहां पर एक ओपन डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मेरे ख्याल से जो जितने इस मुल्क के बड़े हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, इट्स हाई टाइम कि वो इस मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकाले। ये कैसे होगा सेनेटर साहब, क्योंकि पेचीदगी का हल की हर कोई अपनी इख्तरा निकाल रहा है, अपना मतलब निकाल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसका हल ये है कि 6 महीने से आगे इलेक्शन ले जाए जाए। एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, जिसका हल यही है कि आप फ्री एंड फेयर टाइम पे इलेक्शन करवाएं। आप क्या कहेंगे? आमिर भाई, हमारा जो आइन है, हमारा जो निज़ाम मुमलिकत है, उसकी बुनियाद इस चीज पे खड़ी है कि इस मुल्क को वो हुकूमत चलाएगी जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा। हमारे आइन का जो स्पिरिट है वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। इलेक्शंस ना कराना ये बिल्कुल नफी करता है उस स्पिरिट की। और जिस वक्त पंजाब के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने की जो शिक थी, जब वो वायलेट हुई, खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट हुई, तो उसी वक्त हम लोग और बहुत सारे लोग ये याद करा रहे थे, ये याद दहानी करा रहे थे अरबाब इख्तियार को कि ये आपने अगर एक दफा वायलेट कर दी तो उसके बाद फिर शायद इस मुल्क में इलेक्शंस ना हो। और उसी सूरत हाल का हमें अभी सामना है। और जो वायलेट करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि ये पहले वायलेट हो चुकी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो ये जी जारी रखिए प्लीज। जी, therefore I think कि हमें अगर अपने मुल्क के अंदर वापस निजाम को ठीक करना है और सियासी बेयकीनी को खत्म करना है, मईशत को काबू में लाना है, तो हमें इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी एक अहम जुज़ है जो कि मौजूदा सूरत हाल उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवालात उठा रही है। तो हमने पिछले 10 साल एक कंटिन्यूस क्राइसिस में गुजारे हैं, तो खुदा न खास्ता अब हम कितना और ये मुल्क शायद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा जिस तरीके से हम इसको डिलिबरेटली क्राइसिस अपॉन क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हैं। सदर साहब ने आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली दफ़ा डेट दी थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो अभी अगर वो अपने आर्टिकल 48 के अपने इस ख़त के मुताबिक जो है वो करते हैं तो वो पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल आता है। अभी मैं कमर दिलशाद साहब को सुन रहा था, वो फरमा रहे थे क्योंकि वो उनकी वाबस्तगी प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी रहे थे, तो उससे मूड पता चल जाता है कि ख़ास तबके की क्या व्यू है। उन्होंने कहा जी उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, वो जाएंगे ही नहीं हैं, वो किस हैसियत में वहाँ पे जाएंगे जब वो मानते ही नहीं है कि ये सदर का इख्तियार है। तो क्या कहेंगे आपसे? आमिर भाई, अनफॉर्चुनेटली हर इदारे की पाकिस्तान के अंदर जो सैंक्टिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, और उस सैंक्टिटी को ख़त्म करने में हमारा अपना किरदार है। पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रही हमारे यहाँ। पार्लियामेंट जो चलती रही उसमें ऑपोजिशन का वजूद ही नहीं था, और जो ऑपोजिशन लीडर थे मेरे बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं, लेकिन शायद ही पार्लियामान की तारीख में या दुनिया में ऐसी पार्लियामान आपको ना मिले कि जहाँ पर ऑपोजिशन लीडर खड़ा होकर कहे कि मैंने आने वाला जो इलेक्शन है वो ट्रेजरी बेंचेस की एक पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना है। तो उसकी सैंक्टिटी नहीं रही। आप कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी नहीं रही, जुडिशरी की सैंक्टिटी नहीं रही। वो लोगों को जमानतें देते हैं और दूसरे रोज लोगों को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होते। सो हम एक बड़ी मुश्किल जगह पर हैं। और स्टॉक मार्केट आप देख लें, उसके साथ क्या हुआ 2 दिन पहले, किस तरीके से उसने क्रैश किया इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और जो बड़ी कॉस्ट है वो इस मुल्क के लोग पे कर रहे हैं। इस बेयकीनी की वजह से हम मईशत को सुधार नहीं पा रहे। अब जो बिजली के बिल लोगों को आ रहे हैं पिछले 2 महीने से, लोग सरापा एहतजाज हैं, जगह जगह वीडियो सामने आ रही हैं कि खवातीन लोग बिल्स जला रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी पे करने के लिए। तो हमारी ये जितनी अशराफिया की लड़ाई है, इसकी असल कॉस्ट तो एक आम पाकिस्तानी। मैं आपका बयान देख रहा था कि जिसमें आप ये कह रहे थे कि ये जो आपस की लड़ाई है और बिलों के ऊपर जो लड़ाई हो रही है उसका असरार डायरेक्टली आपकी स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है, डॉलर पे पड़ रहा है।
तो बिल्कुल जो है इस पे कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। आपके हम इसलिए भी कदर करते हैं, ज़्यादा कदर करते हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि सेनेटर कोई मेरी याददाश्त में कि जिसने अपने इंडिपेंडेंट व्यू की वजह से अपनी सेनेटरशिप छोड़ी हो। तो इसलिए ये जो मैं चाह रहा हूँ कि जो CCI वाला जो एक रुकावट डाल दी गई है कि जी मरदमशुमारी होगी, वोटर लिस्ट होगी, वो 6 से 8 महीने का काम है, तो उसका जो है अब कितनी वो 90 दिन के अंदर आड़े आएगी? आमिर भाई, एक तो बड़ा अफसोसनाक अमल था ये CCI का इजलास, और उस जो सबसे ज्यादा इसमें दुख वाली बात थी कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शंस के डिले कराना के जो क्राइम है उसमें हैंड इन ग्लव थी। उन्हीं के इस CCI फैसले के नतीजे में ये जानते बूझते हुए कि इसके एज अ कॉन्सिक्वेंस इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, इन्होंने मरदमशुमारी को नोटिफाई किया, और वो मुकम्मल इन्होंने बदनीति के ऊपर किया। उसके अंदर एक तो नुक्ता और भी बहुत से लोगों ने उठाया, और जायज नुक्ता उठाया, कि CCI के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर्स जो थे वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे। उनको मरदमशुमारी जो कि एक ऐसा हमारे मुल्क के अंदर प्रोसेस रहा है जिसके ऊपर सवालात उठते हैं, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं था इस मरदमशुमारी को एक्सेप्ट करने का। और अब हमने देखा कि बलूचिस्तान से और दीगर जगहों से आवाजें उठी हैं उस पर, और आज वही सियासी जमातें जो शामिल रही इसमें, इस बदनीति के साथ इलेक्शंस को डिले करने की क्राइम में, वो अब मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराया जाए। वो उसकी एक वजह समझ भी आती है कि जो समझा जा रहा था कि ये सिर्फ एक ही पार्टी जद में है। अभी FIA के जिस तरह से केसेस खुल रहे हैं तो उनको भी डर पड़ गया है कि ये अब फाइनली आप और हम जो है सारे कह रहे थे कि आप भी इस अपने लिए अपने खुद ही दरख्त काट रहे हैं, नीचे से अपनी जड़ें काट रहे हैं, उनको भी लगता है नजर आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, और ये तो फिर होना ही है आमिर भाई, क्योंकि हम तो कई ऐसी खबरें हमें पता चल रही हैं, हम उसको टीवी के ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन इन सियासी जमातों के लिए मुश्किलात क्रिएट होंगी। लेकिन जो चीजें सामने सामने मौजूद हैं वो उनका जिक्र हम जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पीपल्स पार्टी की एक ख्वाहिश थी कि उसको पंजाब में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक स्पेस दी जाए। एक ख्वाब उन्हें दिखाया गया, और फिर हमने ये देखा कि जैसे ही सारा काम निकल गया तो बजिंजो साहब ने एक खत लिख दिया, और उस खत में जो साबका वजीर आला थे बलूचिस्तान के, कि बाप के लोग और बाप पार्टी जो है, हम लोग अब आपके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसी तरह इस्तेकाम पार्टी बन गई। जो लोग जनूबी पंजाब में नजर जमाए जिन पर बैठे थे वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, जिनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में नजर रखी थी वो खटक साहब के साथ चले गए। तो अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब ये आप अवाम के इश्यूज की जो सियासत है उससे जब आप दूर हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि आपको सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा करके देना है, तो फिर आप इस तरह की चीजों के लिए भी तैयार रहें कि जहां पर आप जो विशेष हैं आपकी वो फिर उस तरह पूरी नहीं हो जिस तरह शायद आप समझते थे कि पूरी हों। ये जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि कानून जो है इलेक्शन कमीशन को तरमीम का, वो उस पे आइन उस पे मुकद्दम है, आइन को वो ओवरराइड नहीं कर सकता ऑर्डनरी कानून जो है। यही अगर लॉजिक जो हम CCI की उस पर लगाएं, हालांकि वो एक आइनी तरमीम हुई थी और रिक्वायरमेंट थी कि नए इंतखाबात जो हैं CCI के नई मरदमशुमारी के मुताबिक किए जाएं, मगर एक और आइनी अगेन फैसला आ जाता है कि 90 दिन की भी तो रिक्वायरमेंट है। वो ये दो जब वो क्या वो ओवरराइड 90 दिन की नहीं करती CCI के इस फैसले को? आइन का आर्टिकल 222 है गालिबन के, जो बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाएगी CCI के इजलास में, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो नई आबादी के जो शरह है उसके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर डीलिमिटेशंस करेगा। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक आईनी जिम्मेदारी है ये चीज पूरी करना, और इलेक्शन का इनेकाद इस मरदमशुमारी अगर कॉन्फ्लिक्ट सेनेटर साहब आ जाए कि दूसरी आईनी शिक के साथ जो कि 90 दिन के अंदर कहती है और ये फॉर एग्जांपल 6 से 8 महीने लग जाते हैं, सो किस आईनी शिक को आप तरजीह देंगे? इस पे जहाँ आइन के इस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उस पर क्या फिर फैसला होता है? देखें, उसमें तो आप जाहिर बात है ECP अगर डिसीजन करता है इलेक्शन पोस्टपोन करने का, तो दे हैव अ वैलिड ग्राउंड
उसमें कोई उनके ऊपर इस तरह की आप पेनल्टी तो नहीं, आइन शिकनी की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक खालिस्तन आइन का सहारा लेकर एक आइनी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो फिर उसमें एक इंटरप्रिटेशन आ जाएगी कि किस शिक को फौकियत हासिल होगी। लेकिन बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है उसकी, वो डिलिमिटेशंस करने की, उसकी तरफ चल पड़ा है, उस रास्ते। मगर फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है, 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी हुई है कि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर लाजमी है। हालांकि उस वक्त भी ये जवाब दिए गए थे कि जी कच्चे के इलाके में डाकू आ गए हैं, रिसोर्सेज नहीं है, और सेंसिस का भी कहा गया था, मगर उस वक्त नोटिफाई भी हुआ था। मगर उस वक्त जो था और आज में फ़र्क ये है कि हम सब की ये उम्मीद थी कि प्राइम जो चीफ जस्टिस साहब उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, मगर उस वक्त जो है क्योंकि एक बड़ा हॉस्टाइल माहौल बन गया था तो इलेक्टेड वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया। अब फ़र्क ये पड़ गया है कि अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है और निगरान वज़ीर आज़म के महदूद इख्तियारात हैं, तो आपके ख्याल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अब आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट करवाएगी इस हद तक कि अगर वो नहीं मानते तो निगरान हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को बुला लें? देखिए, डायरेक्टली तो निगरान हुकूमत का हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें इलेक्शनों के इनेकाद कराने में कोई किरदार नहीं है। उनका काम है डे टू डे अफेयर चलाना। रिसोर्सेज, वहाँ इशू ये था कि इलेक्शन कमीशन कह रहा था, पहले उनका बयान था कि हमें रिसोर्सेज दे दें तो हम करवा लें, बाद में उन्होंने पोजीशन बदल ली। मगर वो अगर अब इस दफ़ा दोबारा कहते हैं, और जो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहने का बिल्कुल उसका माजी देखें रिसेंट पास्ट, तो वो यही करते आ रहे हैं, वो दोबारा बहाना दे देंगे, ये नहीं है कच्चे के डाकुओं की जगह कोई और बहाना आ जाएगा। देखिए, जो जहाँ तक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है तो वो आपको शायद याद हो कि पिछला जो बजट था जो पास हुआ तो उसके अंदर वो फिर रख दिए गए थे फॉर अपकमिंग इलेक्शन। तो रिसोर्सेज का तो इशू नहीं है, लेकिन अगर रिसोर्सेज ईसीपी को नहीं प्रोवाइड किए जाते जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, तो फिर ऑब्वियसली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड ना करने की बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा सकता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के मामलात वहां तक जाएंगे। इस वक्त ईसीपी बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि सहारा लेगा आर्टिकल 222 का। वो कहेगा कि हमें क्योंकि मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है, हमने डीलिमिटेशंस करना जरूरी है, आईनी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ कंवर दिलशाद साहब की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था आज कि उसमें इलेक्टोरल रोल्स आफ्टर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल्स को भी नए सिरे से बनाना पड़ेगा जी। वो उससे 6 महीने के बाद फिर 8 महीने, 2 महीने और मिनिमम चाहिए जी। और उनके ख्याल में कि ये सारा प्रोसेस जो था ये फिर मई तक जा सकता है। लेकिन फिर उसमें एक फर्दर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मार्च के अंदर सेनेट इलेक्शंस हैं, तो अगर इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट का पूरा नहीं होगा तो फिर सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो बुनियादी बात यही है आमिर भाई कि हम बहरान के ऊपर बहरान को क्यों दावत दे रहे हैं। हमारा तो काम ये होना चाहिए कि सबको मिलकर के मुल्क को क्राइसिस से निकालें। मुल्क एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहा है, मुल्क के लोग बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं, और हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस को जब तक फिक्स नहीं करेंगे तो ना हम इकोनॉमी को फिक्स कर सकेंगे और ना दीगर चीजों को कर सकेंगे। तो बहुत जरूरी है, और मैं तो हैरान हूं कि फिर भी उसके बावजूद हम अपनी ईगोज को साइड पे नहीं रख पा रहे, एक दूसरे की विक्टिमाइजेशन पर तुले हुए हैं। कोई ग्रेशियसनेस दिखानी चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव होना चाहिए, और तब हम जाके आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा, आज मुझे पता कहीं मसरूफ थे, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मौजूद थे। आमिर साहब, एक ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर तो बात होगी, आम आवाम की बात होगी, मगर जिस तरफ इशारा मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने किया कि वक्त की ज़रूरत है, क्राइसिस से निकलने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, मगर एक ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर तहरीक इंसाफ शामिल ना हो या जबर जिस तरह से किया जा रहा है उनके ऊपर, तो ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कबूल कौन करेगा? वापस आके इसमें मैं बात करूंगी, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से
खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब, क्राइसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे। हम एक क्राइसिस से निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, वहां पे धंस जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि हर चीज़ का हल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है, आने वाली नई हुकूमत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पीटीआई शामिल नहीं होगी, उसकी पार्टिसिपेशन शामिल नहीं होगी, बल्ले के निशान के हवाले से ऑलरेडी उनके बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। कबूल कौन करेगा? आप कबूल करेंगे इस इलेक्शन को? मेरे कबूल करने या ना कबूल करने से क्या फर्क पड़ता है? मगर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिससे कि पासा पलट सकता है इलेक्शन की जानिब। वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑफ कोर्स जिस तरह मैं कह रहा था कि यहाँ फेवरेट्स बन गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ अर्जियां पीटीआई वाले दे रहे हैं कि हमें इन पे एतबार नहीं है, ये हमारे खिलाफ कंसिस्टेंटली फैसले दे रहे हैं। इस तरह ही जस्टिस सता बंदयाल के मतलब आज भी ट्वीट्स और काफ़ी अरसे से वो तो टारगेट हैं ही कि उनको एतबार नहीं है, और आधे जो एक बेंच उनका एक खसूसी कहा जाता है उसके ऊपर जो है ना उनके कैंप के जजेस, ये मेरे नहीं है, ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनके कैंप के जजेस के ऊपर भी एतबार नहीं है। तो ये अब यहाँ पे एक डिलेमा आ गया है। एक डिलेमा ये आ गया कि ये शायद बदलने जा रहा है। बदलने ये जा रहा है कि ये जो 90 दिन का इलेक्शन जो है, पहले इन लोगों ने खुद अपने जड़ें काटी कि इन्होंने सीसीआई वाली जो दुर्फितनी छोड़ दी, और वो जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि वो एक इशू है ये कि 90 दिन के अंदर आया वो शिक पूरी करनी है, 48 आर्टिकल 48 जो कि प्रेसिडेंट ने भी दोहराया कि अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, या ये सेंसस वाला निपटाना है जो कि 8 महीने भी लग सकते हैं, मगर उससे फिर एक और शिक सेनेट वाली भी जो है ना उसका बहरान भी आ जाता है कि आपकी फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है सेनेट, वो नहीं इलेक्शन होते तो वो भी खतरे में आ जाता है। फिर एक और उसके बाद आएगी कि नई असेंबली नहीं आएगी तो सदर भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब तक असम्बलियाँ नहीं आती तो सदर साहब भी एलवी साहब ज़बरदस्ती ना कोई इनके खिलाफ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है रिज़ाइन करें उनको कोई नहीं निकाल सकता, कोई ऐसी आईनी शिक नहीं है। वो जो एक तरीकाकार था वो पार्लियामेंट निकाल सकती थी, नेशनल असेंबली अगर होती तो एक था वो भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, वो पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो अभी मगर तब्दीली क्या आई है ये मैं आपको लोग गौर नहीं कर रहे। तब्दीली ये आई है कि 90 दिन के फैसले के ऊपर एक पीडीएम की जमातों में, नून लीग में भी, नून लीग के अंदर ख़ास तौर पे नवाज कैंप में, और पीपल्स पार्टी में जो इसका इशारा अभी बैरिस्टर साहब दे के गए हैं, वो पीपल्स पार्टी में भी रीथिंक चल रहा है। अब उनको ये ख़तरात मंडलाने लग पड़े, वो समझ रहे थे कि ये आगे हमारे लिए हंकी डोरी होगा, और ये क्या होता है कड़वा थू थू और मीठा हप हप, मीठा हप हप, हाँ मीठा हप हप जो है ना वो समझ रहे हैं कि ये ऐसा ही होगा कि हमें वो खेलन को मांगे चांद ये था उनका कि इसमें अनोखा लाडला कौन है? अनोखा लाडला मैं बताता हूँ ना, ये समझ रहे थे कि ये अनोखे लाडले हैं। अच्छा। अनोखे लाडले हैं कि पीटीआई को दफन कर दिया जाएगा, उसके चेयरमैन को जो है गिरफ्तार करके नाअहल कर दिया जाएगा, बाकी सारा सेकंड टियर शाह महमूद कुरैशी से लेके असद उमर साहब को जो नहीं तायब होगा उसको फारिग कर दिया जाएगा। तो पीटीआई तबाह हमें एक झूले के अंदर ला के प्लेट के अंदर खीर दी जाएगी और कहेंगे आप इसको ना सोने के चमचे के साथ खाएं। सो ये उम्मीद की जा रही थी। अब उनके लगा कि भाई साहब ये अगर जो हालात इस तरह नहीं है, वो जो ये कह रहे थे ना हवाएं, पीपल्स पार्टी को तो बहुत जल्दी एहसास हो गया है कि हवाएं उनके मुताबिक जिस तरह वो फरमा रहे थे ख्वाब जो दिखाए गए थे कि ये फेडरल कैबिनेट में भी जिस तरह केपी की उसके अंदर हिस्सा था तो वहाँ कोई उनका नहीं नज़र आता कि वो इस तरह ही सिंध की गवर्नमेंट में उनका याद रहे कि वो 18-20 साल से कंसिस्टेंटली आप देखें 2008 से अगर कर लें तो उनकी कितने हो गए 15 साल से उनकी गवर्नमेंट चल रही है। और दरमियान में जो 2-3 महीने की केयर टेकर भी आती रही वो भी उनकी मर्जी की आती रही, क्योंकि वो अपोजिशन और वो अक्सर मिल जाते थे तो कोई उनके एडवर्स सो उन्होंने एडवर्स किस्म की इन्वायरमेंट देखी नहीं है, वो गवर्नमेंट से बाहर रह ही नहीं सकते। सिंध के अंदर अगर वो 3 माह से आगे जाएं, 3 माह में भी उनको हॉल पढ़ने शुरू हो गए हैं। हॉल पढ़ने की 2-3 निशानियाँ आ गई हैं। एक तो ये FIA की, ये हमारे पास हमने कल लिस्ट पढ़ी थी
कि जो केसेस खुल गए हैं नून लीग के भी, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी जिसका शोर में जाते रहते थे कि आटा स्कीम के अंदर वो तकरीबन 25 अरब की बात 25 अरब की वो कह रहे थे इसके अंदर पैसे खाए गए हैं, ये नून लीग के अपने लोग बोल रहे हैं, और वो FIA ने इंक्वायरी खोल ली है। फिर FIA ने जो है सांगड़ के अंदर और थरपारकर सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड 2-3 केसेस खोल लिए हैं, तो 4-5 केसेस खुल रहे हैं, रोज़ 1-2 की इतला आ जाती है कि जनाब ये केसेस हो गए। अभी लेटेस्ट ये आ गई है कि काफ़ी सारे लोगों की इतनी लंबी एक लिस्ट है, वो अनकरीब हम शेयर कर देंगे, नो फ्लाई लिस्ट, कि ये लोग बाहर नहीं जाएंगे। और एक जो इनके तोते की जान जो है ना, जिन की जान जो तोतों में होती है ना, वो तोते उन्होंने पकड़ने शुरू कर दिए हैं। आने वाले वक्त में बहुत सा बदलाव हमें नजर आएगा। अभी एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, मगर ब्रेक की तरफ जाने से पहले मुझे बड़ी शर्मिंदगी है इस बात की कि जब भी बात होती है ज्यादातर इस गुफ्तगू के अंदर सियासतदान, सियासत और एलीट, इशराफिया हमारी ये शामिल होती है, अवाम का आ जाती है। असल दर्द तो अवाम का है जिससे वोट हासिल करना है, जिसने इस सिस्टम को चलाना है, जिसने मुंतखब करना है उन नुमाइंदों को जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उनकी नुमाइंदगी करनी है, मसाइल का हल तलाश करना है। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो हम इन्हीं आम आवाम की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे, अवाम की बात करते हैं। आमिर साहब, मगर उससे पहले वो आप कह रहे थे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद, हमारा पड़ोसी जो है वो तो चांद पे पहुंच भी गया। चंद्रयान 3 कामयाब मिशन, जबरदस्त तरीके से दुनिया का चौथा मुल्क है जो चांद पे पहुंच गया। जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। इंडिया के अंदर तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स के थे, कॉलेजेस के थे, हाई स्कूल के थे, यूनिवर्सिटीज के थे, बराह रास्त कामयाबी के इस मिशन को इंडिया में एहतमाम किया गया और बाकायदा तौर पर उनको दिखाया गया। जी, ये मोदी साहब एक दफ़ा कह भी चुके हैं कि हम चांद के जाने की बातें कर रहे हैं और ये तो अपने आप को ही, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे हैं। तो वो तबाही के जो सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि जब आप देखें ना कि वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसके अंदर आइन का कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई नहीं सुनता, सरकार की कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई नहीं सुनता, एक बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद हो गया है। ये एक दहशत होती थी। मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हुए मैंने ये अशतर साहब को देखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये इतने बड़े वकील हैं, ये एक रोब था, जब चीफ जस्टिस या फुल बेंच या एक बड़ा बेंच जब आपसे इजरा करता है तो वो वहाँ पे जो है, वहाँ पे ये फिल्मों में ये जो ऑर्डर आता है ना, तो वहाँ पे जब पेश होना होता है अदालत के आगे, दिल की धड़कनें तेज होती नहीं रही, वो मुंह पे कहते हैं चीफ जस्टिस को, तमाम जजेस को, और जजेस ने अपने आप को खुद, तो तवाइफुल मुल्क ही हो गई ना, फिर क्या रह गया? और क्या लोगों की हमदर्दी क्या रह जाएगी? वो कहते हैं मुल्क से, उस दिन अनवर महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि रियासत और अवाम का ताल्लुक जो है ना वो प्यार मोहब्बत का होना चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। वाबस्तगी होनी चाहिए अवाम की अपने रियासत और मुल्क के साथ। तो वाबस्तगी कहाँ होगी जहाँ आज ये आप उनको कहें कि 5 रुपये 40 पैसे जो है ना वो उन्होंने तजवीज़ दे दी है कि जी ये फी यूनिट बिजली हो जाएगी। ऑलरेडी लोग चीखें मार रहे हैं जो है कि जनाब ये जिसके डबल बिल हो गए हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और बिजली लोग एक पंखे में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद बिल हज़ारों में आते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरे एक डोमेस्टिक हेल्पर उनसे पूछ रहा था तो वो फरमा रहे थे कि मैं जी सारा दिन कई दफ़ा पंखा एक ही चलाता हूँ और वो भी कई दफ़ा मैं बंद करवा देता हूँ, तो मेरा 6000 बिल आ गया, तो मैं क्या करूं? जो है ये बताएं कि जी मैं घर में ना टीवी चलाने देता हूं, फ्रिज मेरे पास है ही नहीं है, तो सिर्फ एक टीवी था वो भी नहीं देखते और पंखा भी गर्मी में बैठे रहते हैं, फिर 6000 आ जाता है। तो ये आम आदमी का। इसके बाद जो रिसेंटली ये जो पेट्रोल की कितना कीमत बढ़ाई थी, 17 रुपए, बिल्कुल 17 रुपए, पहले तो ये 300 के करीब जो है पहुंच गया 290 के करीब जो है ना वो जा चुका है। और ये रोज जो है डॉलर भी तो बताए ना, डॉलर, हाँ डॉलर, ये देखें ना बेयकीनी का जो डायरेक्टली ताल्लुक है। अब देखें दरमियान में जब IMF से मुआहदा हुआ था और ये थोड़ी सी तो एकदम से ये डॉलर जो था ये नीचे आना शुरू हो गया था, मेरा 250-60 के दरमियान भी 260 तक भी चला गया था। तो इसके बाद आप देखें जब ये बेयकीनी होती है, निगरान गवर्नमेंट के आने के बाद
सूरी तौर पे तो आप कह रहे थे ना कि तवाइफुल मलूकी जो है वो उसमें कमी आएगी, एक बैलेंस आ जाता है। मगर क्योंकि ये सदर की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि ये मुकदमा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इलेक्शन का पता नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल आपको स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, वो नर्व सेंटर होता है। हाँ, वहां पता चल रहा है कि रोज कल 700 पॉइंट गिरी है, रोज इतने पॉइंट गिरी है, स्टॉक से नीचे गिर रही है, डॉलर आपका ऊपर जा रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में काफी सारे वो फैसले थे जो जान के निगरान गवर्नमेंट के लिए छोड़ के जा रहे थे, इनके लिए भी लोग मुश्किल होती जाएगी। और जो है आम आदमी कुछ अर्से बाद ये नहीं कहता कि जनाब ये पिछली गवर्नमेंट है, वो कहती है भाई साहब ये हुआ है। हालांकि ये वो जान के ये 17 रुपए और ये 6 रुपए जो 5 रुपए हैं, ये उस दौर में उन्होंने रोके कि ये निगरान, तो ये इनवारुल काकड़ साहब बेचारे, उनका इसमें कसूर नहीं है, मगर ये जुम्मे उन्हीं के पड़ेगा। ताज़ा खबर भी सुन लीजिए, ड्रैप ने जान बचाने वाली 25 ऐसी दवाएं हैं जिनकी कीमतें फौरी तौर पे बढ़ा दी हैं। ये सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ रही, मैं आपको बताऊं लाइफ सेविंग जो हैं ड्रग्स मिल ही नहीं रही। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि मैं दमे का मरीज हूँ, जो इनहेलर है वो नहीं मिल रहा। मैं पूरे इस्लामाबाद में, लाहौर से जाके एक बड़ी मुश्किल से मिला है। तो दमा एक ऐसी चीज़ है कि लोग मर जाएंगे, मरना शुरू हो गए हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। इख्तिताम इसी दुआ के साथ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए आने वाली सुबह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अवाम को अच्छी सुबह देखे एक अरसा बीत गया है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।